हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया कुछ कुछ एमसीक्यू लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री के, उसी तरीके से आज हम फिर से राजस्थान के आर्यस की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें कुछ राजस्थान और भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के ध्यान में रखते हुए हम कुछ डिस्कशन करेंगे। 10% मैं फिर से लेकर के आया हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो ये है अंग्रेजी शिक्षा नीति अधिनियम 1835 के बारे में। तो जो मैकाले थे उन्होंने क्या है कि यूरोपीय साहित्य को जो भारतीय साहित्य है उससे अच्छा बताया, और मतलब भारतीय साहित्य उसको उन्होंने निम्न बताया, यूरोपीय साहित्य को उन्होंने अच्छा बताया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सरकार है उसने एक जो अधिनियम लागू किया और जो मध्यम और उच्च भारतीय जो लोग हैं उनको शिक्षा देना शुरू किया। मतलब अगर भारतीय होगा वो रंग और रक्त के हिसाब से तो भारतीय होगा, परंतु अगर अपने विचारों और प्रकृति के हिसाब से अंग्रेजों से सोचेगा। तो यही उनकी जो नीति थी वो थी अंग्रेजी शिक्षा नीति। तो इसमें कौन सा सही नहीं है यही हमें बताना है। तो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, कौन सा सही नहीं है। तो जो मैकाले है, यह मैकाले की सलाह पर गवर्नर विलियम बेंटिंक द्वारा प्रस्तावित, यह सही है। उसके बाद इसने अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय शिक्षा प्रणाली में निर्देश की भाषा बना दिया, सही है। उसके बाद है निर्देश की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक संस्थागतकरण के साथ भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए मंच तैयार किया गया था, ये भी सही है। और ये है मौजूदा प्राच्य संस्थाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति के नए पुरस्कार, और ये गलत है। तो इसका ये उत्तर होगा लास्ट वाला। आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन है जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में है, और ये बात कर रहे हैं सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत, जिससे बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या थी। जो ए ओ ह्यूम, आपने नाम सुना होगा, ए ओ ह्यूम, वो एक सरकारी नौकर थे। उन्होंने क्या है कि उन्हें लगा कि जो अंग्रेजी शासन है उसके प्रति जो भारतीयों का जो जन संतोष बढ़ रहा है और कभी भी राष्ट्रीय विद्रोह हो सकता है। तो जो ये राष्ट्रीय विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने जो डफरिन था उस टाइम वाइसरॉय, उसको बोला कि तुम जो कांग्रेस का जो स्थापना हो रही है उसमें रुकावट पैदा मत करो, कांग्रेस की स्थापना होने दो, और उसी से एक संस्था है जो संस्था का गठन होगा, और जो भारतीय हैं वो अपना जो भावनाएं हैं जो कि उत्तरदायी शासन वगैरह की उसको, और जो भारतीयों का गुस्सा है उसको एक निकाल सकेंगे। मतलब एक एक सुरक्षा वाल की तरह इन्होंने कांग्रेस के जो है स्थापना का सहयोग किया। तो इसका कौन सा सही होगा। एक सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन असंतुष्ट शिक्षित भारतीयों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में, तो ये इसका सही है। अगले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन भारतीय लोगों के प्रति अंग्रेजों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार, ये गलत है। एक सिद्धांत यह मानता है कि अंग्रेज तथा 1857 के पूर्व भी एक दूसरे के अपने विभेदों का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से, ये भी गलत है। एक विचार जिसका लक्ष्य भारतीय लोगों के बीच सद्भावना का समर्थन, ये भी गलत है। तो 1 नंबर इसका सही हुआ। आगे हम बात करेंगे 1916 का लखनऊ समझौता। 1916 का लखनऊ समझौता क्या था। तो जो अगर सही सीधी सीधी बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसमें क्या है कि मुस्लिम लीग उस टाइम कांग्रेस से समझौता क्यों करना चाहती थी, उसके कुछ बिंदु है कि खलीफा जो उस टाइम तुर्की में था उसको ब्रिटेन ने सहयोग नहीं किया, और इससे एक तो नाराज़ थे मुस्लिम लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति। दूसरा जो पॉइंट है वो था कि बंगाल विभाजन का रद्द होना। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पास आने का कारण, मतलब अपने समझौते का कारण क्या था।
पहला तो खलीफा वाला था, दूसरा था कि बंगाल विभाजन उन्होंने रद्द कर दिया था। तीसरा अगर बात करें, तीसरे की बात करें तो तीसरा था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जब स्थापना हो रही थी तो जो सरकार थी उसने सहायता देने से मना कर दिया, सहायता से मना कर दिया। तीसरा कारण यह था। और चौथा कारण था कि जो युवा मुस्लिम थे, जो नए नए मुस्लिम समर्थक थे मुस्लिम लीग के, उनको राष्ट्रीय राजनीति में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो युवा जो मुस्लिम थे वो राष्ट्रीय आंदोलन की ओर प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। अब इन दोनों समझौतों में क्या हुआ कि कांग्रेस ने स्वीकार किया कि मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की जाएगी और उसका समर्थन किया, और मुस्लिम लीग ने उत्तरदायी शासन को सपोर्ट किया, उत्तरदायी शासन को। तो ये इनके बीच समझौता हुआ 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो इसका 1 नंबर सही है। आगे हम बात करेंगे, कुछ मिलान के प्रश्न हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और उनका संगठन। तो इसमें ज़्यादा कुछ सीखने की बात है नहीं। तो जो अरुणा रॉय है उसने मजदूर शक्ति संगठन उनसे संबंधित है। उसके बाद कल्पनाताई सांलुखे है, उनका संबंध है वो है पानी पंचायत से। और उसके बाद अखिल गोगोई का संबंध है कृषक मुक्ति से। मैं इनको थोड़ा मिला देता हूँ इससे, और इसका और उसके बाद प्रतिभा शिंदे का है 1 का डी। तो इसका हुआ 1 का 2, बी का 4, ये वाला उत्तर। आगे हम बात करेंगे कि किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें जो 1 नंबर इसने दे रखा है 1858 में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करूं तो 1919 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम था, जिसे मिंटो मार्ले सुधार भी बोलते हैं, मिंटो मार्ले सुधार। उसी में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की, जो कि एक नींव थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की। इसीलिए जो मिंटो है इसको सांप्रदायिकता का पिता कहा जाता है, सांप्रदायिकता का पिता मिंटो को। पर जो उसमें तो सिर्फ 1909 के अधिनियम में तो सिर्फ मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, पर जो 1919 का अधिनियम था उसमें क्या है, 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम में इन्होंने सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों को भी जोड़ दिया। तो इसका उत्तर होगा 1919 का अधिनियम। 1858 के बाद, अगर 1858 की बात करें तो 1858 के बाद प्रथम वाइसरॉय, पहले वाइसरॉय नहीं था तो प्रथम वाइसरॉय बना लॉर्ड कैनिंग। पहले वाइसरॉय के नाम से नहीं जाना जाता था, गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। और अगर इसमें और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे चलते हैं। आगे है कि कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो नेता कांग्रेस के भीतर एक अलग समय गठन स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी 1923 मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, जो कांग्रेस असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने वापस ले लिया, उसके बाद कांग्रेस परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी 2 समूहों में बंट गई। और इसी का जो एक समूह था, उन्होंने स्वराज पार्टी, जो कि उन्होंने बोला कि हम विधानसभा के चुनाव में भाग लेंगे, और ये थी चित्तरंजन दास, इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। बाद में इन्होंने, गांधी जी ने भी इसको सहयोग किया, बाद में ये गांधी जी के साथ भी सहयोग से इन्होंने एक कांग्रेस के अंदर रह के एक इन्होंने चुनाव लड़े। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, नहीं, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की मांग कर दी थी, और जवाहरलाल नेहरू ने इसका
विरोध किया। और अगला जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता की। ये थी नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें होगा यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट प्रांतों की स्वायत्तता का समर्थन किया, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो गया ये वाला सी नंबर। आगे हम बात करेंगे पूना पैक्ट। कहाँ पे गया रेड कलर, ये रहा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की जो नींव है वो किससे पड़ी? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मोरले मिंटो सुधार, अगस्त प्रस्ताव, सांप्रदायिक पंचाट और साइमन कमीशन। तो इसका उत्तर है सांप्रदायिक पंचाट। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट से कैसे पूना पैक्ट की नींव रखी गई। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले 1909 के अधिनियम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी जिसमें मुस्लिम ही वोट दे सकते थे, मुस्लिम को ये थी, तो यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। बाद में 1919 में इन्होंने सिखों ईसाइयों को जोड़ा। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो बाद में इन्होंने क्या है कि 16 अगस्त 1932 में जो रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग है ना, अल्पसंख्यक वर्ग में दलित समुदाय को भी जोड़ दिया। अल्पसंख्यक जनसंख्या के आधार पर इन्होंने पहले किया और दलित समुदाय को भी अल्पसंख्यक में जोड़ दिया, दलित समुदाय को भी अल्पसंख्यक में जोड़ दिया। अब दलित समुदाय को अल्पसंख्यक में जोड़ा और 71 सीटें, जो 71 सीटें वो उनको आरक्षित कर दी, 71 सीटें आरक्षित कर दी दलित समुदाय के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी है, उन्होंने उस टाइम गांधी जी जेल में थे। गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने बोला कि इसका जो सांप्रदायिक के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए, इसका जो चुनाव है वो आम निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होना चाहिए। इस चीज़ का विरोध किया उन्होंने बोला कि अगर दलितों को अलग रखेंगे तो छुआछूत जो है कि वो बढ़ेगा। फिर अंबेडकर और कुछ स्वर्णिम हिंदू बोले उच्च जाति के जो लोग थे उनके बीच एक समझौता हुआ, उसी को पूना पैक्ट बोला जाता है। मैं एक मिनट थोड़ा सा लिख देता हूँ। अंबेडकर और स्वर्ण हिंदू, अगर वैसे गांधी जी ले सकते हैं और बहुत सारे मदन मोहन मालवीय वगैरह थे, इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसे बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद क्या है कि जो सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ा करके 147 कर दी गई, 147 कर दी गई। तो यही था पूना पैक्ट। आगे हम बात करें तो ये कुछ मिलान के प्रश्न हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो एक का बिजोलिया की मतलब शुरू कब हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो था 1897। सीकर का जो है किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो था 1922। डाबड़ा वाला शुरू हुआ था 1947 और चंदावल का 1945। तो एक का डी, 2 का सी, एक का डी, 2 का सी, ये उत्तर होगा इसका। आगे हम बात करें तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसी पे ध्यान देना है हमें। सबसे पहले दांडी में नमक कानून को तोड़ने के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ। अब दांडी में नमक कानून तोड़ने के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर ये है भारत का मैप, यहाँ पे था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गांधी जी ने 24 दिन के अंदर एक यात्रा की थी 240 किमी, और यहाँ पे दांडी में आके इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून तोड़ के गांधी जी ने बोला कि आप अपने अपने जगह जहाँ भी हो, वकील और सरकारी नौकर अपनी नौकरी छोड़ दो, सब लोग सरकार का विरोध करो। मतलब जिस तरीके से आप विरोध कर सकते हो
सरकार का विरोध करो, लोग चरखा कातो, सूत बनाओ, सरकारी कॉलेज और स्कूलों का बहिष्कार करो। तो यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका 1 नंबर सही है। इस आंदोलन में अछूतों को सक्रिय भागीदारी देखी गई, ये इसका गलत है। उसके बाद अगर आगे वाली बात करें, इस आंदोलन को वर्ष 1931 में बंद कर दिया गया और गांधी जी ने गांधी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला लिया। हाँ, क्योंकि गांधी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस है जिसने भाग नहीं लिया फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में। मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि गांधी ऋण समझौता क्या था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। सेकंड में क्या हुआ है कि गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ और गांधी जी ने बोला ठीक है हम भाग ले लेंगे। उसके बाद उसको अधिवेशन के बाद इसको मान्यता दिलाई गई और गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता और अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए दमन चक्कर ने 1932 में। उसके बाद क्या हुआ कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, अरे उसके बाद जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसकी विफलता, मतलब गांधी जी को वहाँ पे भला बुरा बोला गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने वापस से आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। ये था। आगे हम बात करें कि कुछ युद्ध हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तीसरा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध। तो तीसरा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1758 से 63 के बीच। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, तो ये होता है, इसको कलाक्रम के अनुसार से जचाना है, मतलब जैसे सेट करना है सीरीज के हिसाब से। तो दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के मध्य, जिसमें बेसिन की संधि हुई थी। और तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध, ये हुआ था 1919। तो वैसे 1 नंबर सेट हो गया, तो हम आगे वाले ऑप्शन पे जाने की हमें जरूरत नहीं। तो ये 10 प्रश्न थे, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।